नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अपना चल रहा था बीएसटीसी 2020 और पीटीटी 2020 के संबंध में हिंदी विषय का सब्जेक्ट, जिसमें आज हम नेक्स्ट लाइव क्लास लेके प्रस्तुत हुए हैं। तो ठीक 5 बज रहे हैं और आप सभी को पता है कि 5 बजे अपनी लाइव क्लास स्टार्ट होती है। तो जितने दोस्त भी लाइव आ चुके हैं, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, ताकि वो लोग भी जुड़ सके। आज दोस्तों अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है दोस्तों वाक्य विचार। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? वाक्य विचार, यानी वाक्य के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो चलिए साथियों, एक बार कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ और वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है क्या। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर यदि वाक्य की बात करें तो वाक्य किसे कहते हैं? अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य कहलाती है। जो भी नोट्स है इन सभी की आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन ज़रूर कर लें, वहाँ पर ये पीडीएफ डाली जाएगी। तो वाक्य किसे कहते हैं? अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य कहलाती है, या ऐसे कह सकते हैं कि संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही वाक्य होता है। दोस्तों, वाक्य के अंग 2 होते हैं। एक होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और एक होता है विधेय। यदि आपसे पूछ लें कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों आपको कमेंट करना है कि 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, ये समझना कि वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है। जो वाक्य का दोस्तों कर्ता होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या हो जाएगा कि कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। कर्ता को उद्देश्य और कर्ता के अलावा कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। जैसे देखना, बालक दूध पी रहा है, इसमें बालक यहाँ पर क्या है दोस्तों? कर्ता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? उद्देश्य कहा जाएगा। और पूरा सेंटेंस पीछे का दूध पी रहा है, ये क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। कौन पी रहा है? बालक पी रहा है, तो बालक आपका कर्ता हो गया, यानी उद्देश्य हो गया। दूध पी रहा है, कर्ता के संबंध में कुछ कहा जा रहा है, जो कि क्या है? विधेय हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो आप एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलिए, अब हम दोस्तों पढ़ते हैं कि वाक्य के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, वाक्य के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो वाक्यों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिया के आधार पर, और क्रिया के आधार पर दोस्तों वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला डिवाइडेशन है क्रिया के आधार पर, और क्रिया के आधार पर जो वाक्य होते हैं मेरे प्यारे साथियों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। तो क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये सवाल आए तो आपको 3 करना है। कौन कौन से होते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला हम ले रहे हैं कर्तृवाच्य। क्या होता है? जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से संबंध होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जब क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे सीता गाना गा रही है, गाना गाने का सीधा संबंध किससे है? सीता से है। अनुष्क गाना गा रहा है, तो गाना का संबंध सीता और अनुष्क से है, इसलिए इसका ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? कर्तृवाच्य हो चुका है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्रमवाच्य। क्रमवाच्य क्या होता है? जब वाक्य में क्रिया का सीधा संपर्क क्रम से होता है, क्रिया का जो संबंध है वो किससे होता है? कर्ता से होता है, तो कर्तृवाच्य, और क्रम से होता है तो उसे क्रमवाच्य कहते हैं। जैसे श्रेया द्वारा खेल खेला गया, यहाँ पर किसके द्वारा खेला गया है? द्वारा आएगा तो ध्यान रखना आपको क्रमवाच्य है। श्रेया द्वारा खेल खेला गया, अयन द्वारा दूध पिया गया, ये किस प्रकार के सेंटेंस हो गए दोस्तों?
कर्मवाच्य हो गया। यहाँ पर कर्म से सीधा संपर्क है, खेल खेला गया, दूध पिया गया, तो यहाँ पर देखो कर्म पर है, इसीलिए कर्मवाच्य रहेगा। चलिए तीसरा है दोस्तों भाववाच्य। कौन सा है? भाववाच्य है। भाववाच्य की यदि बात करें तो जब वाक्य में क्रिया का संबंध करता हुए क्रम के अनुसार न होकर के भाव के अनुसार होता है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। वाक्य में क्रिया व कर्ता क्रम के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे सगुन से पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर नहीं पढ़ने का भाव यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है, इसीलिए भाववाच्य का सेंटेंस हो जाएगा कि सगुन से पढ़ा नहीं जाता, नहीं पढ़ने का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे? भाववाच्य कहेंगे। तो क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के पढ़ा। पहला कर्तृवाच्य जिसमें सीधा संबंध कर्ता से रहेगा, दूसरा कर्मवाच्य जिसका सीधा संबंध क्रिया का क्रम से रहेगा, तीसरा भाववाच्य जिसका संबंध भाव से रहेगा। ठीक है, यहाँ तक की जानकारी यदि समझ में आ गई है तो एक बार मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं दोस्तों। यहाँ तक की जानकारी यदि आपके समझ में आ चुकी है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? चलिए पूरा वाक्य पढ़ाएंगे दोस्तों, आप चिंता नहीं करें। वेरी गुड। चलिए अब क्रिया के आधार पर हो गया। दूसरा डिवाइडेशन यदि क्लासिफिकेशन करें दोस्तों वो है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार से। यहाँ पर एक देखिए पेड़ के रूप में आपको समझाया गया वाक्य। 8 प्रकार कौन कौन से है? विधानवाचक, दूसरा आपका निषेधात्मक या निषेधवाचक, तीसरा आपका प्रश्नवाचक, चौथा है आपका आज्ञावाचक, पांचवा है आपका विस्मयाबोधक, छठा है आपका इच्छावाचक, सातवां है आपका संदेहवाचक और आठवां है आपका संकेतार्थक या संकेतवाचक। तो अर्थ के आधार पर यदि वाक्य पूछ लिए जाए तो कौन कौन से हैं? 8 है। सवाल किस प्रकार का आएगा? निम्न में से अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा नहीं है? 3 इसमें से दे देंगे, एक दूसरा उठा के दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है। तो ध्यान रखना है अर्थ के आधार पर 8 प्रकार हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयाबोधक, इच्छावाचक या इच्छार्थक, संदेह सूचक और एक हो गया संकेतार्थक। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो डिटेल में सबसे पहला मैं ले रहा हूँ विधानवाचक वाक्य। कौन सा लिया है? विधानवाचक वाक्य लिया है। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, या तो कोई काम हो रहा है या कोई बात हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? विधानवाचक कहेंगे। उदाहरण के तौर पे देखें, मैं खाता हूँ, काम हो रहा है खाने का, तो मैं खाता हूँ विधानवाचक वाक्य है। एक और देखें, सगुन मेरी सहेली है, बात हो रही है ना, सहेली की बात हो रही है, तो सगुन मेरी सहेली है, इसमें भी क्या है? विधानवाचक वाक्य है। तो विधानवाचक वाक्य उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। किसी काम का या बात का होना पाया जाता है उसे विधानवाचक कहेंगे। मैं खाता हूँ, सगुन मेरी सहेली है इत्यादि दोनों वाक्यों में विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। दूसरा है दोस्तों निषेधात्मक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है, निषेध यानी मना करना के अर्थ में। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध होता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या पढ़ा मैंने? जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। सड़क पर मत भागो, उदाहरण देखना, सड़क पर मत भागो, यहाँ पर मना कर रहे हैं कि सड़क पर मत भागो, निषेध है। अनुष्क घर पर नहीं है, नहीं होने का बोध हो रहा है। ठीक है, नहीं होने का बोध हो रहा है और मना का बोध हो रहा है, इसका मतलब ये निषेधात्मक वाक्य हैं। सड़क पर मत भागो, अनुष्क घर पर नहीं है, ये दोनों ही उदाहरण किसके हो गए? निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य के हो गए। चलिए तीसरा प्रकार लिया है हमने प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? कि प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों से किसी प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं।
कैसे, आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, ठीक है ना। आप कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इन सब में दोस्तों प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है, इसीलिए ये मेरे प्यारे साथियों कौन से हैं, प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण है। तो प्रश्नवाचक का उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथा प्रकार हमने लिया है आज्ञावाचक या आज्ञार्थक कह सकते हैं। आज्ञावाचक क्या होता है, जिस वाक्य में किसी आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो, आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। ध्यान से लिखना इस परिभाषा को, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अनुष्क अपना कमरा साफ करो, यहाँ पर उपदेश या आदेश दिया जा रहा है कि अनुष्क अपना कमरा साफ करो, ये क्या हो गया, आज्ञावाचक वाक्य हो चुका है, जिससे आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो, आज्ञावाचक कहलाता है। समझ में आ गया ना। पांचवा प्रकार है विस्मयाबोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध हो उसे विस्मयाबोधक वाक्य कहते हैं। तो विस्मयाबोधक या विस्मयार्थक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध हो उसे विस्मयाबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे ये क्या हो गया, देखो आश्चर्य हो रहा ना, अरे यह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे यह क्या हो गया। इन दोनों में देखो दोस्तों आश्चर्य हो रहा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है ना। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले वाक्य विस्मयाबोधक होते हैं। और ये दोनों उदाहरण जो है दोस्तों, अरे यह क्या हो गया और वाह कितना सुंदर दृश्य है, किसके हो गए, विस्मयाबोधक वाक्य के उदाहरण हो गए। चलिए नेक्स्ट अगला है, छठा प्रकार लेते हैं। 8 प्रकार हमें पढ़ने हैं। इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य, नाम से पता चल रहा है जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखें, ईश्वर सबका भला करे, ठीक है, कामना हो रही है आपका जीवन सुख में हो, ठीक है ना, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका जीवन सुख में हो, ईश्वर सबका भला करे। तो इन सब में आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो रहा है, इसलिए ये कौन सा हो गई, इच्छावाचक वाक्य हो गए। तो आपको ध्यान रखना है छठा प्रकार कौन सा पड़ा है, इच्छावाचक वाक्य का। सातवां देखिए संदेहवाचक वाक्य या संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो रहा है, जैसे शायद वे कल आए, शायद लगा हुआ है तो संदेह है, संभावना आई नहीं आई कोई गारंटी नहीं है। अगला देखें, हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाएगा, संभावना जताई जा रही है दोस्तों, क्या जताई जा रही है, संभावना। तो ये संदेहवाचक वाक्य हो गए कि जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है, भाव प्रकट होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद वे कल आए या हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाएगा। 8वां देखें संकेतार्थक वाक्य, संकेत होना। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, शर्त है तुम आओगे तो ही मैं चलूँगा, ठीक है, यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, ये संकेतार्थक वाक्य है। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, ठीक है ना, संकेत कर रहे हैं ना कि यदि वर्षा नहीं होती तो फसल सूख जाती। तो ये मेरे प्यारे साथियों किसका हो गया, संकेतार्थक वाक्य का उदाहरण हो गया। तो अर्थ के आधार पर कुल हमने कितने प्रकार पढ़ लिए हैं, 8 प्रकार पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट आएगा दोस्तों संरचना के आधार पर, किसके, संरचना के आधार पर 3 प्रकार हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। वो हम अगले लाइव सेशन के दौरान पढ़ेंगे, यानी कल पढ़ेंगे संरचना के आधार पर, उनको थोड़ा डिटेल से भी देंगे। और वाक्य के जितने भी सवाल बन रहे हैं, वाक्य के सवाल उसमें ही शामिल कर देंगे लाइव सेशन में कल के। तो कल संरचना के आधार पर पढ़ेंगे और वाक्य से संबंधित 20 से 25 सवाल मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो कल
की क्लास में मिलते हैं। यदि आपको इनकी PDF चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। टेलीग्राम है रेवंत राज मैथमेटिक्स, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आपके पास होगा मोबाइल में टेलीग्राम का ऐप, आप जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे रेवंत राज मैथमेटिक्स, तो अपने चैनल का लोगो ही लगा हुआ है, वहाँ पर आप इसे ज्वाइन कर लें। PDF वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए लाइव सेशन के दौरान में। आज की जानकारी आपको किस प्रकार की लगी एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताएं आज की जानकारी, आज के नोट्स आपको कैसे लगे। चलिए तो कल मिलते हैं लाइव सेशन के दौरान, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।